वेलकम बैक टू अडा 24/7 9th एंड 10th में शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आप मेरे साथ बायोलॉजी का एकदम धुरंधर बन सकते हैं और इंडिया में कोई भी एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं बच्चों, अगर उसमें बायोलॉजी आती है तो। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और हमने पॉकेट रिविजन कर लिया है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, और वेक अप विद शिप्रा मैम सेशंस में हमने उसके इंटेक्स्ट भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमने बहुत सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब आप शक्ल से समझ ही गए होंगे कि शिप्रा मैम इज मतलब बिल्कुल आग लगा देने वाली सिचुएशन में है। सुबह 5 बजे उठना बहुत 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 एसेंशियल है बच्चों। जब जब मैं बोलूँ कि उठ जाओ लल्ला तो उठ जाना, क्योंकि आपने देखा कि वो 2 घंटे का सेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज पॉकेट रिविजन ऑफ द हेरिडिटी, क्योंकि इवोल्यूशन पार्ट जो है वो डिडक्ट हो गया है, तो हम हेरिडिटी डिस्कस करेंगे। पॉकेट रिविजन एक लास्ट मिनट रिविजन है, तो इसको आप अब ये मत सोचना कि यही पढ़ के चले जाएंगे एग्जाम में तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। वन शॉट रिविजन आप लगाओगे तो बेटर होगा, उसके बाद पॉकेट रिविजन लगाना। चलिए, धड़ाधड़ से पॉकेट रिविजन को कंप्लीट करती हूँ। क्या होता है हेरिडिटी, फटाफट से। मतलब पॉकेट रिविजन का मतलब यही है कि हमको भैया बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है उसमें, क्लियर है। सो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी कुछ नहीं है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन, क्लियर है। नाउ व्हाट इज द इनहेरिटेंस, किस मैकेनिज्म से जा रहा है भैया? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स जा रहे हैं, कैरेक्टर्स जा रहे हैं, पर वो कैसे जा रहे हैं वो होता है इनहेरिटेंस, जा रहे हैं वो होता है हेरिडिटी। सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन इट इज द इनहेरिटेंस, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर दिस इज द हेरिडिटी, क्लियर है। सो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसे हम हेरिडिटी कहते हैं, क्लियर है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ इससे क्या होता है भैया, समझिए कि जब भी हम कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन और क्रोमोसोम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, तो डीएनए क्या होता है? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है, ठीक है। तो डीएनए पहले क्या होता है? कॉपी होता है, और फिर हम कॉपी जो है नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट सेल को देते हैं, ठीक है। नाउ जब भी हम डीएनए को कॉपी करते हैं तो उसमें क्या होता है? थोड़ा सा एरर हो जाता है, पर एरर नेक्स्ट जनरेशन में जाके एक्सप्रेस नहीं होता, एरर एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट होता है होता है होता है होता है होता है होता है, और एक समय के बाद एक नई स्पीशीज हमको मिल जाती है। सपोज दैट जैसे मान लो कि एक लड़की है और एक लड़का है, इन दोनों के बीच में शादी हुई, तो लड़की के पास कौन से कैरेक्टर हैं भैया? नानी पक्ष के। लड़के के पास कौन से कैरेक्टर? दादी पक्ष के। जब इन दोनों की शादी हुई, दोनों के 23 क्रोमोसोम्स बने, तो 23 क्रोमोसोम्स जब आपस में मिक्स हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो एक नया सेट ऑफ कॉम्बिनेशन मिला। नया सेट ऑफ कॉम्बिनेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो थोड़े से चेंजेस के साथ जाएगा, फिर उसके बाद नया सेट ऑफ, फिर उसके बाद उस बच्चे की शादी किसी और से होगी तो थोड़ा और चेंज होगा। धीरे 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 जब हम नए नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन बनाने के दौरान हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस एक्यूमुलेट होते हैं, एक्यूमुलेट होते 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 एक समय के बाद आपको एक नई स्पीशीज जन्म दे देते हैं। सो लुक एट दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, कि आप एक चिंपैंजी से एक इंसान बन रहे हैं। दिस इज द हेरिडिटी। हेरिडिटी से क्या हो रहा है? डीएनए नेक्स्ट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता जा रहा है, पर जब भी डीएनए जाता है कुछ ना कुछ चेंज के साथ जाता है। ये चेंज नेक्स्ट जनरेशन में एक्यूमुलेट होते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन में फिर बहुत सारी जनरेशन में एक्यूमुलेट होते हैं, और कुछ समय के बाद एक नई स्पीशीज को जन्म दे देते हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो हेरिडिटी है ये इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। सो लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, जब डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में जाता है तो वेरिएशन के साथ जाता है। जब ये वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं तो कुछ समय के बाद एक नई स्पीशीज जन्म ले लेती है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आपको ये मैं बताना चाहती हूँ, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जल्दी वेरिएशन दिखेगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा दिखेगा? ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखेगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक ही पेरेंट होता है जो बार 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 डिवाइड होता रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स या 2 डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम को मिक्स कर रहे हैं। तो एक मम्मी से आया, 23 पापा से आया, दोनों का मिक्सिंग हुआ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो पहली वाली जनरेशन से एग्जैक्टली सेम नहीं दिखती, पर अगर एसेक्सुअल में आप देखें तो आपको चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, पर ऐसा होता नहीं है कि चेंजेस नहीं होते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस होते हैं, पर बहुत ही कम चेंजेस होते हैं, मतलब बहुत ही माइन्यूट चेंजेस होते हैं। ये डायग्राम जो है ये मैंने आपके एनसीईआरटी से ही उठाया है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली लल्ला, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो कि ये बैक्टीरिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 2 बैक्टीरिया बनाया इसने। बैक्टीरिया का बॉडी डिजाइन सेम है, मतलब आपको लगेगा कि वाह यार दोनों बैक्टीरिया तो सेम बने,
में, पर अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी आपको थोड़े से चेंज दिखाई देंगे। ये बैक्टीरिया 2 बना है, बॉडी डिजाइन सेम है, पर यहाँ पर देखो कि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर बन रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर बन रहे हैं, पर इसका कलर देखो चेंज हो गया। बॉडी डिजाइन सबकी सिमिलर है, पर आप देख रहे होंगे कि कुछ जो है कुछ ना कुछ चेंजेस शो करते ही करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भले ही बॉडी डिजाइन आपको सिमिलर दिख रहा हो, जैसे सेक्सुअल में कान नाक आंख मुंह दिखता है, पर अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट दिखने लगता है, इनके में अपीयरेंस भी सेम दिखेगा, पर अंदर से डीएनए जो होता है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये याद रखिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जल्दी तो चेंजेस नहीं दिखाई देंगे क्योंकि पेरेंट एक ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है नाउ, तो अब आप देखिए कि आपको थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हर जगह दिखाई दे ही रहे हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। एंड दीज चेंजेस व्हेन द डीएनए गेट डिवाइड, ठीक है, जब क्या होता है, जब एक से देखो जब भी एक सेल को डिवाइड होना है तो ये डीएनए क्या होता है, कॉपी होता है। एक साइड इसके पास चला जाएगा, एक साइड इसके पास चला जाएगा, ये वाली मर जाएगी। क्लियर है, पेरेंट वाली मर जाएगी। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम डीएनए दूसरे सेल को देते हैं तो पहला पेरेंट को अपना डीएनए कॉपी करना होता है। तो एक सेट इसको दे दिया और दूसरा सेट इसको दे दिया। क्लियर है। नाउ हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे, द चेंजेस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। क्लियर है। अब वेरिएशन किसी किसी को बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, किसी किसी को कम मिलते हैं, किसी किसी को अच्छे मिल जाते हैं, किसी किसी को बुरे मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लो बैक्टीरिया की आपके एनसीईआरटी पे दिया है कि अगर किसी बैक्टीरिया को बहुत टेम्परेचर में रख दिया जाता है, 9999 बैक्टीरिया मर गए, पर अगर एक भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर गया तो मतलब डीएनए डिवीजन के दौरान उसको कुछ ऐसा अच्छा वाला डीएनए मिल गया होगा जिसकी वजह से उस पर हीट का असर नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये कि वेरिएशन से आपको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी, जो हमने पॉकेट रिविजन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में ऑलरेडी सीख रखा है। क्लियर है। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी डिजाइन सिमिलर हो, इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी डिजाइन सिमिलर होगा, पर आपको बहुत ही कम डिफरेंस होंगे। पर ऐसा नहीं होता कि डिफरेंस होते नहीं, डिफरेंस आपको दिखाई ना दे पर होते तो है डीएनए में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स डिफरेंट इन्वॉल्व होते हैं और इसमें ग्रेटर डाइवर्सिटी आपको दिखाई देगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, कभी भी जब आप डीएनए कॉपी कर रहे होते हैं तो इतना भयंकर कभी भी चेंज नहीं आता कि नेक्स्ट सुबह उठे तो शिप्रा मैम जो है वो कुछ और ही बन के पैदा हुए, उनके बच्चे कुछ और ही बन के पैदा हुए, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जब भी आप डीएनए कॉपी करते हैं तो एकदम माइन्यूट डिफरेंस आता है। ये माइन्यूट डिफरेंस नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, और जनरेशन में जाते 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 एक समय ऐसा आता है कि एक नई स्पीशीज को जन्म मिल जाता है। ठीक है। नाउ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर, इट डिपेंड्स ऑन नेचर। कभी कभी जब हम डीएनए को कॉपी करते हैं तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी जो है ऐसी जो स्पीशीज़ बनती हैं या ऐसी जो नेक्स्ट जनरेशन में जो डीएनए जाता है वो कभी भी वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता, क्योंकि उनको एक अलग ही प्रकार का अचानक से डीएनए मिल गया। हमेशा जब भी डीएनए वेरिएशन करता है, डीएनए को कॉपी करने के दौरान डीएनए कॉपी में जो भी वेरिएशन अराइज होते हैं वो हमेशा स्लो और माइनर ही होने चाहिए। क्लियर है, ये बात हमेशा आपको पता होनी चाहिए। और वेरिएशन डिपेंड करता है आपके नेचर में। जैसे कि अगर किसी बैक्टीरिया को हॉट वाटर टेम्परेचर में रख दिया जाए तो कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि उनके पास एक ऐसा डीएनए बनने लगेगा कि उससे हॉट वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। नाउ डिफरेंट इंडिविजुअल के पास इसी डीएनए कॉपी मैकेनिज्म से डिफरेंट एडवांटेज मिलते हैं। ठीक है, हो सकता है कि पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाए, खत्म हो जाए, पर एक बैक्टीरिया ऐसा आ जाएगा जिसको अच्छा वाला डीएनए मिला होगा और वो फिर अपनी स्पीशीज को बढ़ाएगा बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हो सकता है किसी को नहीं मिले, हो सकता है पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाए, पर अगर एक भी बच गया तो मतलब ये है कि डीएनए कॉपी होने के दौरान उसको कुछ ऐसे डीएनए मिल गए या उसको एरर हो गया या उसके डीएनए में कुछ चेंजेस हो गए जिससे उसके पास अच्छा वाला आ गया और वो सर्वाइव कर गया। क्लियर है। सो वेरिएशन जो है, जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर डिसाइड करते हैं, भैया एडवर्स एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए बॉडी डिजाइन चेंज हुई, इसमें कोई चाहता नहीं कि भैया हर कोई चाहता है जिंदा रहने, पर ये लक बाई चांस होता है, किसी को अच्छा मिलता है किसी को नहीं मिलता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इवोल्यूशन के लिए। क्लियर हुई इतनी बात। सो किसमें आपको ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिलेगा, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं फ्रॉम द मेल एंड द फीमेल। नया सेट ऑफ क्रोमोसोम बन रहा है तो आपको चेंजेस अलग दिखाई देंगे। डीएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो जब आपके पास नए सेट ऑफ क्रोमोसोम आए, दोनों मिक्सिंग वाले आए, तो आपके पास नए प्रकार के प्रोटीन बनेंगे और आप बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देंगे, एक्जैक्टली नहीं दिखाई देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको चेंजेस भले ना दिखाई दें पर चेंजेस होते ज़रूर हैं। चेंजेस होते 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 बैक्टीरिया को वो एक ऐसा बैक्टीरिया बना देते हैं जो उन्हें एडवर्स एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करता है। आई होप जो मैं बोल रही हूँ समझ में आ रहा है। डीएनए में, जीन में, एलील में बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, ये याद रखना।
ठीक है, 1500 बार बता चुकी हूँ, समझ में आ गई बात। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? हेरिडिटी इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, पर उसके प्रोसेस को स्टडी करना इट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक, तो स्टडी होती है इनहेरिटेंस, क्या इनहेरिटेंस होती है किसकी स्टडी? हेरिडिटी की स्टडी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखते हैं, अब इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात करते हैं। ठीक है, जब आप अपने एक एक्टिविटी भी मैंने आपको इस चैप्टर की कराई और मैंने आपको बताया उसमें कि आप अपने क्लास में देखो किसका कान पट्टी चिपका हुआ है, किसका निकला हुआ है, तो ये इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं। कुछ बच्चों को ऐसे कान वाले जीन मिल जाते हैं, कुछ को ऐसे मिल जाते हैं, कुछ को ऐसे मिल जाते हैं, तो ये क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। ठीक है, ट्रेट्स और कैरेक्टर क्या होता है? जैसे कि ईयर लोब, ईयर लोब एक कैरेक्टर है, सबके पास ये ईयर लोब होता है, पर किसी के पास फ्यूज्ड होता है, किसी के पास फ्री होता है, ये उसका ट्रेट होता है। तो कैरेक्टर इज शोन बाय ईच इंडिविजुअल, पर उसके डिफरेंट रूप को हम उसका ट्रेट कहते हैं। जैसे कलर, कलर तो स्किन का कलर सबका है, पर शिप्रा मैम काली है और ये फलाना गोरा है, ये उसका ट्रेट है। शिप्रा मैम के बाल काले हैं, भूरे हैं, ये उसका ट्रेट है, पर बाल तो सबके होते हैं, बालों का कलर। तो कैरेक्टर इज शोन बाय ईच इंडिविजुअल बट डिफरेंट रूप्स ऑफ कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड एज ट्रेट। तो एग्जांपल, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? बहुत सारे, बालों का कलर, आंखों का कलर, स्किन का कलर, ईयर लोब्स, ये सब इनहेरिटेड ट्रेट्स ही हैं। आपको माँ बाप ने आपको कौन सा जीन दिया है? तो आपके फ्री ईयर लोब्स डोमिनेंट होते हैं, तो डोमिनेंट, अगर मम्मी और पापा दोनों के पास अगर एक एक जीन भी आ गया, जैसे दोनों के पास, जैसे मान लो कि मम्मी से रेसेसिव वाला जीन आ गया पर पापा से अगर डोमिनेंट वाला जीन आ गया ईयर लोब को, तो आपका डोमिनेंट ईयर लोब ही बनेगा। दोनों से रेसेसिव आया तब फ्यूज्ड बनेगा। इसीलिए फ्यूज्ड ईयर लोब वाले बहुत ही कम बच्चे होते हैं कि दोनों माँ बाप के पास रेसेसिव जीन हो, ये पॉसिबल नहीं होता। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस की बात ही कर रहे हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस इन विच वी स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। क्लियर है, समझ में आ रही? इनहेरिटेंस इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसकी प्रोसेस को पढ़ना, इट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को सबसे पहले एक बाप आदमी ने पढ़ा जिसका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल अपनी एकेडमिक्स में भले फेल हो गए, पर उसके फेल होने से उसकी साइंटिफिक जील को कोई नहीं खत्म कर पाया। येलो बॉक्स में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और फिर उन्होंने ऑस्ट्रिया के एक मॉनेस्ट्री में पेड़ उगाने शुरू किए पी के। क्लियर है, और फिर उन्होंने पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, सिस्टमिक स्टडी की, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की, कि भैया ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब बच्चे, वो होते कैसे हैं, इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। बेचारे मरने के बाद नोबेल प्राइज इनको मिला। आगे बात कर रहे हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखिएगा ट्रेट्स क्या होते हैं? कंट्रास्ट कैरेक्टर के रूप। ठीक है, ओके। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने पी को सिलेक्ट किया। ठीक है, पी के सिलेक्ट करने के बहुत सारे कारण हैं, पहले हम वो समझते हैं। वाई मेंडल चूज अ पी? पी के पास क्या होता है? क्योंकि पी के पास बहुत सारा कैरेक्टर है, जैसे कि छिलके का कलर, बीज का कलर, छिलके का शेप, बीज का शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं और वो भी कंट्रास्टिंग होते हैं। मतलब बड़ा, छोटा, झुर्रीदार, मोटा, हरा, पीला। तो कंट्रास्टिंग का मतलब होता है काला, गोरा, इस टाइप का कंट्रास्टिंग होता है। तो इन्होंने जो भी कैरेक्टर सिलेक्ट किए, जैसे स्टेम की हाइट सिलेक्ट की, तो उसके दो कंट्रास्टिंग थे, लंबा, छोटा। तो हर जो भी कैरेक्टर वो सिलेक्ट कर रहे थे उसके दो ट्रेट्स थे। ट्रेट मतलब रूप होता है, तो स्टेम हाइट इज अ कैरेक्टर, लंबा छोटा उसका ट्रेट, तो दो रूप हुआ करते थे। शॉर्ट लाइफ स्पैन है तो आसानी से रिजल्ट मिल जाता। पता चला ह्यूमन बींग में करते तो 9 महीने तक फीमेल के प्रेग्नेंट होने का वेट करते, तो जो है बेचारे मर जाते और समय से पहले। ठीक है, टेंशन ले लेके, एक तो वैसे जो है तो बेचारे पास नहीं हो पा रहे थे। सो शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इनका, आसानी से इनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अगर इसमें देखो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेता है, मतलब इसमें ज़्यादा आपको मगजमारी करनी नहीं है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन तो आप करवा सकते ही अपने मन से, पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस होते हैं, तो आपकी स्टडी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस होंगे आपके रिजल्ट्स उतने बेहतरीन आएंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं इनहेरिटेंस के लिए, जैसे कि हाइट। जैसे कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि मैम आपने तो 5 ही बताए, 2 कौन से हैं देख लीजिए। सबसे पहले उन्होंने लिया सीड शेप ले ला। मेरे प्यारे बच्चों, पॉकेट रिवीजन में थोड़ी चीज़ें फास्ट चलेंगी, फिर मुझे मत बोला करो। सबसे पहले उन्होंने लिया बेटा जी सीड शेप, राउंड लिया है, एक रिंकल लिया। कंट्रास्टिंग सबका रहेगा, एक डोमिनेंट रहेगा, एक रेसेसिव रहेगा। ठीक है, डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रेसेसिव जो बेचारा जिसका जीन खराब हो गया वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। क्लियर है?
सीड कलर क्या होता है, सीड येलो और ग्रीन, ठीक है। तो सीड का शेप राउंड डोमिनेंट रिंकल्ड रेसेसिव, सीड कलर येलो डोमिनेंट ग्रीन रेसेसिव, सीड कोट कलर ठीक है ग्रीन डोमिनेंट वाइट रेसेसिव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पॉड का शेप क्या है, इन्फ्लेटेड फुल मतलब पूरा मोटा मोटा पॉड क्या होता है, ये होता है डोमिनेंट, रिंकल्ड होता है आपका, कॉन्स्ट्रक्टेड होता है रेसेसिव। पॉड कलर ग्रीन जो होता है ये होता है डोमिनेंट, येलो जो होता है रेसेसिव। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल होती है, एक्सियल देखो कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है ठीक। एक्सियल होता है डोमिनेंट, टर्मिनल होता है रेसेसिव, क्लियर। स्टेम की हाइट टॉल होती है डोमिनेंट और शॉर्ट होती है रेसेसिव। सो दीज आर द 7 कैरेक्टर सिलेक्टेड बाय द मेंडल टू स्टडी द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ द हेरिडिटी, किस तरीके से ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं, मतलब होता है हेरिडिटी, कैसे होता है इनहेरिटेंस। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने बताया कि होता कैसे है कहानी, ठीक है। 7 कैरेक्टर लिए और हर कैरेक्टर का एक कंट्रास्टिंग ट्रेट है, क्लियर है हर चीज़ के लिए, क्लियर। आइए अब अपन बात करते हैं, ठीक, मेंडल ने क्यों चूज़ किया पी प्लांट, ये भी हो गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो मेंडल ने पढ़े 2 क्रॉस से, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, एक डाईहाइब्रिड क्रॉस से, क्लियर है। ध्यान से समझ लो आज इसे, ठीक। उसके बाद जब इन्होंने ये पढ़ लिया तो फिर उन्होंने 3 रूल्स दिए हैं, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन खत्म करें, बस इतू से पॉकेट रिविजन है, उसमें भी पगला रहे थे तुम लोग हैं। चलो सबसे पहले रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस अपन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझते हैं, क्लियर। मोनो हाइब्रिड, ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल और एक हाइब्रिड आपको बनाना है। और हाइब्रिड कैसे बनाते हैं हम लोग, हाइब्रिड हम लोग तब बनाते हैं जब हम लोग किन्हीं 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने भैया जी 2 प्लांट लिए, अब मैं हाथ से लिख रही हूँ अपने, ठीक है। मेंडल ने 2 प्लांट लिए, सबसे पहले मेंडल ने बोला टाल लेंगे, ठीक, और फिर क्या लेंगे, एक डॉर्फ प्लांट लेंगे, क्लियर। अब मेंडल ने जो कहानी ली, मेंडल को ये नहीं पता था ये प्लांट है कैसे, पर मेंडल ने जो कहानी ली हमें तो पता है ना आज। तो मेंडल ने जो टॉल लिया वो प्योर टॉल था। कैसा टॉल था, प्योर। ये मेंडल को पता था कि वो प्योर टॉल है। प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ लिया, ठीक है। प्योर टॉल ध्यान से समझना और आप अपने कॉपी में इसका नोट्स बनाते जाइए। प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ लिया। प्योर टॉल का मतलब ये होता है कि बहुत बार बहुत सारी पॉपुलेशन उगी जा रही है, एक भी डॉर्फ नहीं आ रहा, तो वो प्योर टॉल हो गया। प्योर टॉल मतलब उसके पास 2 कैपिटल जीन होते हैं। मैम ये कैपिटल क्या होता है, यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिए डोमिनेंट का, ठीक है। डोमिनेंट और रेसेसिव का ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा। डोमिनेंट और रेसेसिव का कंसेप्ट ये होता है कि चुप रहो बुच्चू तुम, तो मैं डोमिनेंट हूँ उसके ऊपर, ठीक है। डोमिनेंट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। डोमिनेंट हमेशा अपने आप को क्या करेगा बेटा, एक्सप्रेस करेगा। रेसेसिव जो होता है, जैसे मान लो हाइट का जीन है, तो अगर मान लो कि हाइट का जीन डोमिनेंट है तो हाइट वाला प्रोटीन बनेगा, पर अगर वो जीन डिफेक्टेड हो जाए तो हाइट वाला प्रोटीन नहीं बनेगा। तो वो जीन कैसा हो गया, रेसेसिव, वो बिना काम का हो गया, बेकाम जीन हो गया, वो कोई काम करने वाला नहीं है, बेकाम, ठीक है। तो ये डॉर्फ हो गया। डॉर्फ डोमिनेंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, रेसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर से शो करते हैं। ना लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं और अगर हम किसी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसके पास पूरा एक सेट होता है जीन्स का, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम बात करते हैं फीमेल की, तो अगर मैंने बोला कि फीमेल में बताओ सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो आप क्या बोलते हो, एक्स और एक्स, क्लियर। जिसमें एक एक्स जो है वो किसका होता है, फीमेल का, और एक एक्स जो होता है वो होता है मेल का। ऐसे ही आपकी बॉडी में जो पूरे 46 क्रोमोसोम है उसमें 23 मम्मी से आए हैं और 23 पापा से आए हैं। आपके पास जो भी जीन है उसका हमेशा एक पेयर भी होता है, मतलब उसकी एक कॉपी भी होती है जो कि आपको अपने पार्टनर से मिली होती है। जैसे हाइट का जीन पापा से कैपिटल टी मिला, मम्मी से स्मॉल टी मिला, ये पापा से कैपिटल टी मिला, मम्मी से कैपिटल टी मिला, तो हाइट के भी आपके पास 2 जीन है, आई कलर के भी 2 जीन है, जिसमें एक मम्मी से आता है, एक पापा से आता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। नाउ तो ये बात आपको याद रखना है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एनी टाइप ऑफ पेयर, देखो ये ध्यान से धीरे धीरे पढ़ा रही हूं मैं, जब भी हम किसी पेयर की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा पेयर कैसा होता है बेटा, हमेशा पेयर, हमेशा जो कैरेक्टर होते हैं पेयर में होते हैं, एक जीन आता है मम्मी से, एक जीन आता है पापा से। ऐसे डॉर्फ में दोनों पेरेंट्स से कैसे आए, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, जब भी हमें नया कॉम्बिनेशन बनाना होता है तो वी हैव टू सेपरेट द ओल्डर वन, ठीक है। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो एक फीमेल है जो कि है XX, क्लियर है, एक मेल है जो कि है XY,
इन दोनों के बीच में हुआ फ्यूजन, दोनों के बीच में कॉपुलेशन हुआ, ठीक है। अब ये दोनों जो है बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा कि बच्चा पैदा करने के लिए हमेशा आपको क्या प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, गैमीट्स। क्या प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, गैमीट्स। तो मेल ने अपने गैमीट प्रोड्यूस किए, फीमेल ने अपने गैमीट्स प्रोड्यूस किए। गैमीट क्या होता है, आपके शरीर में पाए जाने वाली वो सेल जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो अगर आपके हर सेल में 46 क्रोमोसोम है तो गैमीट के पास कितने होते हैं, 23। तो आप ये चाहते हैं कि आपको एक नया इंडिविजुअल बनाना है तो पहले पुराने इंडिविजुअल्स को सेपरेट करना होगा एंड यू हैव टू फॉर्म द गैमीट। गैमीट बन गए। अब देखो ध्यान से समझना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब ये गैमीट जो है, एक्स वाला गैमीट इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकता है, ये एक्स गैमीट इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकता है, ये वाला एक्स गैमीट भी इसके साथ फ्यूज़ कर सकता है और इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकता है। कोई किसी के साथ भी फ्यूज़ करे, पॉसिबिलिटी दो ही है, या तो XX बनेगा या तो XY बनेगा। क्लियर। तो जब भी आपको लड़की बनाना है या लड़का बनाना है, पहले आपको फीमेल से गैमीट बनाने पड़ेंगे, मेल से भी गैमीट बनवाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मान लो अगर XX होता, हम गैमीट नहीं बनाते, यहाँ से एक Y स्पर्म फ्यूज हो जाता, तो भाई तो अब नॉर्मल कंडीशन है क्योंकि क्रोमोसोम तो सेक्स दो ही होने चाहिए। सो ये हमेशा याद रखना कि whenever you people want to make new individual, फर्स्ट यू हैव टू सेपरेट द ओल्डर वन। और ओल्डर वन का सेपरेशन मतलब आपको गैमीट बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें एक गैमीट मेल से आएगा, एक गैमीट फीमेल से आएगा, दोनों फ्यूज होंगे और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम बनाएंगे। तो हर सेल में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसमें एक जो सेट हो रहा है, एक जो सेट का पेयर होता है वो आता है मेल से और दूसरा जो पेयर आता है वो आता है फीमेल से। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो अगर आप बोल रहे हैं कोई लड़की है, जैसे मैं हूँ तो मैं XX हूँ, पर अगर मुझे नया इंडिविजुअल लाना है तो मुझे अपने XX नहीं काम करेगा, मुझे अपने एक ही X की जरूरत होती है और उस एक X वाली सेल को मैं कहती हूँ गैमीट। ठीक है, और मैं एक Y वाले सेल से फ्यूज करूंगी मान लो फीमेल के, तो बनेगा XY मतलब लड़का। क्लियर। अब इससे गैमीट बना लो। ध्यान से सुनो बेटा, ये ऑलरेडी 5500 बार ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। गैमीट बन गए, ये गैमीट बन चुके हैं। अब देखो, कोई किसी को पकड़ नहीं सकता, ये कैपिटल T इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, बिल्कुल कोई रोक रुकावट नहीं है। समझ में आई बात, कोई किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है। और जब हम फ्यूज करवाते हैं तो आपको कॉम्बिनेशन कैपिटल T स्मॉल t ही मिलेगा। क्लियर है। एंड दिस इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आपने एक हाइब्रिड बनाया, ठीक, यही तो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये जो पहली जनरेशन आपको मिल रही है इसको आप कहते हैं F1 जनरेशन, फाइलियल जनरेशन 1। और ऐसे ही आप एग्जाम में लिख के आना। ठीक है, ये दोनों में आपको जीन कैसे दिख रहे हैं, सेम टू सेम, मतलब एग्जैक्टली सेम। तो ये कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस। जब आपको दोनों क्रोमोसोम सेम दिखाई दे रहे हैं तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। पर यहाँ पर आपको दोनों क्रोमोसोम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं मैम, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये कंडीशन है हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो अब आपको लॉ समझना बहुत आसान हो जाएगा। पर यहाँ पर ये याद रखिएगा कि डोमिनेंट चाहे भले ही एक ही जीन क्यों ना हो, यहाँ पर एक ही जीन डोमिनेंट है, पर हमेशा एक्सप्रेस, यहाँ पर 2 होंगे तो भी टॉल ही बनेगा, यहाँ पर एक टॉल है तो एक कैपिटल है तो भी टॉल ही बनेगा। तो आपके F1 जनरेशन में सारे कैसे बनेंगे, टॉल बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस प्लांट के पास जो हाइट के 2 जीन है, जो एक मम्मी और एक पापा से आया है, उसमें अगर एक जीन भी डोमिनेंट हुआ तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा। हमेशा ये याद रखना कि जब भी हम क्रॉस लगाते हैं तो पहला वाला क्रॉस हमेशा क्रॉस होता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये बहुत सारे लोगों को डाउट भी था। पहला जब हम पॉलिनेशन शुरू किया, जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो पहला था क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हुआ मैम, ये वाला जो टॉल प्लांट था, इसका मेल पार्ट काट दिया गया। ठीक है, मेल पार्ट को काट दिया गया। ठीक, आर्टिफिशियली किया गया है काम, इसके मेल पार्ट को कट करके हमने जानबूझ के इसके पास डॉर्फ वाले पोलन ग्रेन गिराए, पैक कर दिया ताकि कोई दूसरा पोलन ग्रेन ना गिरे। ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन ही तो कराया है मेंडल ने। उसका मेल पार्ट कट कर दिया, तू अपने से मत कर लेना नहीं तो टॉल ही टॉल बनेंगे। मेंडल ने डॉर्फ वाले जो है वो फ्यूज कर, डॉर्फ वाले क्या करिए, पोलन ग्रेन डाले बंद कर दिया ताकि दूसरा पोलन ग्रेन ना आ जाए, और उनको रिजल्ट मिला टॉल। मेंडल ने बोला चलो ठीक है, मेंडल ने बोला चलो ठीक है, मेंडल ने बोला डोमिनेंट है टॉल इसलिए वो एक्सप्रेस हो गया। ठीक, मेंडल ने बोला चलो ठीक है। अब मेंडल ने अकल लगाई, मेंडल ने ये बोला, ठीक है चलो, मेंडल ने ये बोला कि F1 जनरेशन में जो ये मिला हुआ है प्लांट, मेंडल को नहीं पता था कि वो कैसा प्लांट है, हेटेरोजाइगस है। क्लियर। मेंडल ने बोला चलो इसको सेल्फ पॉलिनेशन अपन करके देखते हैं। ठीक है, मेंडल ने बोला बच्चों चलो इसको बेटा जी अब हम सेल्फ पॉलिनेशन, देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ही सारे लॉज क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, आई डोंट नो
आपको पता है कि नहीं पता है, पर तीनों लॉज जो हैं वो मोनोहाइब्रिड में ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मेंडल ने बोला चलो इसको सेल्फ पॉलिनेशन करके देखते हैं। तो ये याद रखना कि जब हम क्रॉस स्टार्ट करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर F1 जनरेशन के बाद जब F2 बनानी है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पर करना वही है कि आपको गैमीट सेपरेट करने हैं। क्या करना है? गैमीट्स बनाने हैं, ठीक है। हर इंडिविजुअल का आपको क्या बनाना है? गैमीट बनाना है। अब यहाँ पर आप 13, 23, 14, 24 रूल लगा सकते हैं। 13, 23, 14, 24 रूल इज अ गोल्डन रूल बाय द शिप्रा मैम, ठीक है। 13, 23, 14, 24 क्या होता है? पहले का तीसरे से फ्यूज कराओ, क्या बनेगा? फिर दूसरे का तीसरे से बनाओ, क्या बनेगा? पहले का चौथे से बनाओ, ये बनेगा, और दूसरे का चौथे से बनाओ तो ये बनेगा। इसके लिए आप एक स्क्वायर भी बना सकते हैं, जो मैं आज आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। स्क्वायर को हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। ये देखो, इधर साइड आप मेल लिख लो भाई, उसी को मेल, इधर साइड मेल लिख लो, नीचे फीमेल लिख लो भाई, उसी को मेल उसी को फीमेल मानना है सेल्फ में। भाई इस कैपिटल टी को इससे फ्यूज़ कराओ, इस कैपिटल टी को इससे फ्यूज़ कराओ, इस कैपिटल टी को इससे स्मॉल टी को इससे फ्यूज़ कराओ, इससे इसको फ्यूज़ कराओ, बनेगा वही। क्लियर है? अब ये जो जनरेशन हमको मिली ये है F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन में? F2 जनरेशन। मेंडल का तो दिमाग ही आधा हो गया कि हमको F1 जनरेशन में सारा टॉल मिला। मेंडल ने बोला चलो टॉल प्लांट है तो F2 जनरेशन में ही सारा टॉल मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। F2 जनरेशन में कमबख्त इडॉर्फ भी मिल गया, F2 जनरेशन में इडॉर्फ भी मिल गया। तो मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि F1 जनरेशन में, ध्यान से सुनो, मेंडल को लगा कि ये दिखने में तो ये वाला टॉल ऐसा ही था तो मेंडल को ये पता चला कि हमें F2 जनरेशन में जो डॉर्फ मिला वो इस वजह से मिला कि इस वाले F1 जनरेशन के प्लांट में एक स्मॉल टी भी है जो उसके पेरेंट से आया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों जीन्स जो हैं वो दोनों पेरेंट से आ रहे हैं, पर एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है क्योंकि डोमिनेंट जीन उसके सामने पहाड़ बन के खड़ा और एक्सप्रेस कर भी नहीं सकता रेसेसिव जीन। पर नेक्स्ट जनरेशन में जब दो रेसेसिव जीन आपस में आए तो फिर जो है भाई दोनों डिफेक्टेड हो गए। आप देखो जो टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट जो होता है उसमें 2 कैपिटल टी हैं, तो 50% बोलेगा चल मैं कर लेता, 50% तू कर ले, हाइट का अपन काम कर लेंगे। स्मॉल टी बोलेंगे हम तो डिफेक्टेड, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम बॉने बनेंगे। अब मेंडल को एक डॉर्फ पौधा मिला जिससे ये कंक्लूड किया गया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमिनेंट ही नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, रेसेसिव भी नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, बस वो अपने आप को एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्सप्रेस करने वाले वो प्रोटीन्स ही नहीं बनते। प्रोटीन कौन बना रहा है? कैपिटल टी। वो उनका कैरेक्टर तब अपीयर हुआ जब दोनों एक साथ हुए। अब कोई प्रोटीन बनाने वाला जीन ही नहीं है, तो अब बोले दोनों रेसेसिव आ गए, दोनों डिफेक्टेड जीन है, पौधा छोटा बन जाएगा। क्लियर है? ये आपको समझ में आया कि समटाइम द जीन्स आर इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड। ये वाला कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नाउ मेंडल ने 2 रेशियो निकाले जिन्हें हम कहते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप रेशियो वो रेशियो होते हैं जिसमें आप जीन्स देखते हैं। अब कैपिटल टी आपको कितने दिख रहे हैं? 1, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने दिख रहे हैं? 2, और स्मॉल टी कितना दिख रहा है? 1। तो मेंडल के F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मेंडल के F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला लल्ला? 1:2:1। और फिनोटिपिक रेशियो जो आपको दिखता है, अब कितने टॉल दिख रहे हैं मैम? 3 टॉल दिख रहे हैं और 1 डॉर्फ दिख रहा है, तो 3:1। भैया जिसके पास भी कैपिटल टी होगा वो अपने आप को टॉल बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। वो डॉर्फ को बोलेगा तू टेंशन मत ले, तू डिफेक्टेड हो गया है, कोई टेंशन नहीं, मैं 100% प्रोटीन बना लूंगा। स्मॉल टी वाले में कोई कुछ कर ही नहीं रहा, तो पौधा अपने आप डॉर्फ बन गया। तो फिनोटिपिक रेशियो जो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो होता है 3:1, 3 टॉल और 1 डॉर्फ। तो इस रूल से हम ये कंक्लूड करते हैं कि रेसेसिव जीन भी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है, पर क्योंकि जीन डिफेक्टेड है इसलिए डोमिनेंट उसको काम करना ही नहीं दे रहा है, वो सारा काम खुद ही कर लेता है। वो जो है वो उसके कैरेक्टर तब अपीयर होंगे जब 2 रेसेसिव एक साथ होंगे। क्लियर है भाई? कुछ बना नहीं तो अपने आप पौधा डोमिनेंट से रेसेसिव हो गया। दोनों जीन डिफेक्टेड है, हाइट का प्रोटीन ही नहीं बन रहा है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और आपको ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना है। दिस इज कॉल्ड एज 1 जीन इनहेरिटेंस। क्लियर? तो मेंडल को 1 जीन इनहेरिटेंस में ये समझ में आया कि भैया डॉर्फ का जीन भी नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, बस हमको दिखता नहीं है। हमको दिखता कब है कि आया है? वो होता है F2 जनरेशन में। क्लियर है? नाउ मेंडल ने जो क्या किया, मेंडल ने जो है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर व्हेन द पी प्लांट शोइंग 2 डिफरेंट कैरेक्टर, मेंडल ने ये कहानी एक के लिए की, पर मेंडल ने ये कहानी 2 के लिए भी की थी। ठीक है? तो ये हुआ 1 जीन इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक, सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्लियर? नाउ होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भी आप समझ गए होंगे, 2 सिमिलर जीन होमोजाइगस, डिफरेंट जीन हेटेरोजाइगस। क्लियर? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग मेरे लल्ला, मेरे प्यारे बच्चों। मेंडल ने ये कहानी जो है वो 2 जीन्स के साथ भी की है। अगर आपको लगता है कि कैपिटल टी आपने क्या क्रॉस कराया है?
आपने क्या क्रॉस कराया है F1 जनरेशन में? आपने क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी में बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? नाउ ये कैपिटल टी इसके साथ फ्यूज कर सकता है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी, ये स्मॉल टी इसके साथ, ये स्मॉल टी इसके साथ, कोई किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है। दे ऑल द जीन आर इंडिपेंडेंट। भैया हमारे पास दो स्पर्म होते हैं, एक्स वाला और वाई वाला, हमारे पास फीमेल के पास एक ही गैमेट है एक्स, पर ये मैं नहीं बता सकती कि मुझे वाई वाला स्पर्म ही चाहिए, मुझे एक्स वाला स्पर्म ही चाहिए। बोथ द स्पर्म्स आर फ्री, दोनों वाई वाला भी जा सकता है और एक्स वाला भी जा सकता है, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है बेटा। एक्स वाला भी जाके फ्यूज हो सकता है, वाई वाला भी, तो दे ऑल द जीन्स आर फ्री। भैया मेल का जो हाइट वाला जीन है, दो हैं अगर इसके पास, वो फीमेल के दो हाइट वाले जीन में किसी के साथ भी फ्यूज हो सकते हैं बेटा, ये याद रखो। क्लियर है? इट इज लक बाय चांस, उसको कौन मिला। ठीक है, यही तो होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने ये कहानी की है कि मेंडल ने एक जीन को पढ़ने के बाद अब उन्होंने बोला कि अब हम दो जीन को पढ़ेंगे। क्लियर है? और उन्होंने लिया है फिर दो प्लांट्स जिसे हम कहते हैं राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन, जो मैंने आपको बहुत सारे डाउट सॉल्विंग सेशंस में कराया भी है। ठीक है, राउंड और येलो में उन्होंने लिया है ये। ठीक है, आपको पता है कि हर कैरेक्टर के दो जीन होते हैं, ठीक, एक मम्मी और एक पापा से, राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन। क्लियर है? ठीक है, ये देखिए अब मेंडल ने क्या लिया है, दो कैरेक्टर, एक लिया है शेप का कैरेक्टर और एक लिया है कलर का कैरेक्टर। क्लियर? इनके गैमीट्स आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, 100% कैपिटल आर और 100% कैपिटल वाई। मैंने पूरे नहीं लिखे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। क्लियर? डन है? अब इनको फ्यूज करिए। क्लियर? इनके गैमीट्स को फ्यूज करिए। चलो मैं इसको अलग करके भी दिखा देती हूँ, तुम लोग को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस जो है देना चाहिए। अब ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई के गैमीट कैसे बनेंगे, आर और वाई बनेंगे, दो बार आर दो बार वाई लिखने से कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा। ये गैमीट इससे बनेंगे। भैया शेप वाला जीन जो है शेप वाले जीन के साथ ही फ्यूज करेगा ना, है ना, तो राउंड वाला जो है रिंकल्ड वाले के साथ फ्यूज कर गया। क्लियर? और कलर वाला कलर वाले के साथ फ्यूज कर जाएगा। क्लियर? तो आपको F1 जनरेशन में क्या मिला बोलो, राउंड और येलो, राउंड और येलो। पर ऐसा नहीं है कि इसके पास रिंकल्ड और ग्रीन के जीन नहीं हैं, पर ये एक्सप्रेस कब होंगे, F2 जीन में, तो F2 जनरेशन में। तो मेंडल यही बताना चाह रहे थे कि कई बार आपके पास जीन होते हैं पर वो एक्सप्रेस नहीं होते, पर जब उन मेंडल ने नेक्स्ट जनरेशन लगाई तो भैया ऐसा है कि उनके पास तो एक्सप्रेशन मिला। क्लियर है? तो मेंडल के पास F1 जनरेशन में ये प्लांट मिले हुए हैं। ठीक, F1 जनरेशन में। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये चारों जो है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से। अब ये मिला हुआ ये। ठीक है, अब हमारे पास पी का जो प्लांट है उसमें राउंड शीप और येलो कलर वाले बनते हैं। अब नई जनरेशन बनाना है तो पुराने वाले को क्या करना है, सेपरेट करना है। इतना तामझाम आप करते नहीं, सीधे आप 13, 23, 14, 24 रूल लगा देते हैं शिप्रा मैम का। जब भी नई जनरेशन बनानी है शिप्रा मैम का रूल लगाओ, बस सीधी बात। अब 13, ठीक है, 13, ठीक, ये एक प्रकार का गैमीट बन गया। फिर 23, ये एक प्रकार, 13, 23, ओके। फिर 14, ठीक है, 13, 23, ये 23 ही बनेगा, ये कैपिटल वाई। ओ हो 13, 23, 14, 24, वही मैं सोच रही हूँ कि ये तो बाद में बनता है। 13, 23, 14, 24, ये मिल गया आपको चार प्रकार के गैमीट्स है। मैम इसको गैमीट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक ही जीन है, मतलब एक ही जीन है जो शेप का, एक ही जीन कलर का। पेयर में होने चाहिए, पेयर में ये एक इंडिविजुअल है। देखो शेप का जीन भी पेयर में है, एक मम्मी का एक पापा का, कलर का भी जीन है एक पेयर में, मम्मी का एक पापा का। नया इंडिविजुअल बनाना है तो पुराने वाले को सेपरेट कर लिया। ठीक है, 13, 23, 14, 24 रूल लगा। अब ये गैमीट है, कलर का भी एक ही जीन है, ठीक है, और शेप का भी एक जीन है, एक ही जीन है। पेयर में बनाना पड़ेगा तभी नए इंडिविजुअल बनेंगे। ठीक, गैमीट्स इधर भी लिख लो, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो सारी चीज़ें करके दिखा रही हूँ, अगर उसके बाद भी एग्जाम में गलत करके आओगे बेटा तो उसमें फिर मैं क्या करूँगी बताओ। सारी चीज़ें तुम्हें हाथ से करके दिखाती हूँ, अगर उसके बाद भी आप गलत करके आओगे तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो अब इससे इसका फ्यूज़ कराओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर ये बनेगा। फटाफट से मैं बिना कुछ बोले धड़ाधड़ से इसको कर देती है। ठीक है, चलो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही बनेगा। देखो मेरे साथ सब लोग सॉल्व करते जाओ तो बन जाएगा। ये क्रॉस हम कई बार लगा चुके हैं बेटा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर अभी भी हो रही है तो खूब प्रैक्टिस करो, यू विल लर्न। ठीक है, प्रैक्टिस के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है किसी के लिए, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस तो यू हैव टू डू एन केन प्रकार। ठीक, ये आपके 16 प्लांट्स बने। ठीक है,
16 प्लांट्स बने। क्लियर? अब 16 प्लांट्स में आपको ये देखना है, ठीक है, किसके किसके पास राउंड और येलो है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास हर इंडिविजुअल में देखो राउंड और येलो कौन बनाएगा, अगर ये है तो भी राउंड येलो है, और अगर ये है तो भी राउंड, अगर ये है तो भी राउंड और येलो ही है, ये है अगर तो भी राउंड और येलो ही। अब गिनो, गिनो कौन है, लिखे राउंड और येलो किस कलर से लिख दूँ भैया जी, ग्रीन से नहीं लिखती, ब्लू से लिखती हूँ। चलो राउंड और येलो में लिख रही हूँ, कौन कौन से, चलिए बताइए, 1 2 3 लिखते हैं। ये राउंड और येलो, ये राउंड और येलो, ये राउंड और येलो 3, ये राउंड और येलो 4, राउंड और येलो 5, ठीक है, 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। राउंड और येलो आपको 9 मिले। ठीक है, राउंड और येलो 9 मिले। क्लियर? उसके बाद कौन सा इंडिविजुअल है, अब हम बात कर रहे हैं रिंकल्ड और येलो। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिंकल्ड और येलो। रिंकल्ड और येलो क्या होता है, ये भी हो सकता है रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड और येलो ये भी हो सकता है। मैम ऐसा क्यों लिख रही हो, अगर एक भी येलो का जीन हुआ तो भी येलो ही बनेगा, 2 हुए तो भी बनेगा। ठीक है, अब रिंकल्ड और येलो को किस कलर से लिखूं, ग्रीन कलर से लिख रही हूँ। रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड और येलो, एक रिंकल्ड और येलो ये बना, एक रिंकल्ड और येलो ये बना, और एक रिंकल्ड और येलो ये बना। तो रिंकल्ड और येलो कितने बन गए, 3। अब उसके बाद हम तीसरे प्रकार के प्लांट्स की बात करेंगे, वो है आपका राउंड और ग्रीन। राउंड और ग्रीन कौन बना सकता है, ये वाला इंडिविजुअल भी राउंड और ग्रीन है, और ये वाला इंडिविजुअल भी राउंड और ग्रीन है। मैम क्यों, 2 कैपिटल आर बनेंगे तो भी राउंड बनेगा, 1 होगा तो भी राउंड बनेगा, 2 स्मॉल वाई होंगे, होने चाहिए तभी रिंकल्ड बनेगा। चलो रिंकल्ड देखते हैं कौन कौन से, ये एक राउंड और रिंकल्ड है, ये एक राउंड और रिंकल्ड है, और ये एक राउंड और रिंकल्ड है। तो 3 बन गए राउंड और रिंकल्ड, और लास्ट में है रिंकल्ड और ग्रीन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक होता है, आखिरी वाला। तो अब ये आपका जो रेशियो है ये जीनोटिपिक नहीं है। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ शेप देख के बता रही हूँ। तो ये जो रेशियो जो आपको अपीयरेंस में दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं फिनोटिपिक। तो आप मेंडल को डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आपने 2 कैरेक्टर सिलेक्ट किए, एक शेप का एक कलर का। तो इसमें आपको 16 प्रकार के प्लांट मिले, ठीक है, जिसका रेशियो था 9:3:1। 16 प्लांट मिले, जिसमें 9 एक प्रकार के, 3 एक प्रकार के, 3 एक प्रकार का और 1 एक प्रकार का था। ये दिख रहा है आपको, जीन नहीं कैलकुलेट कर रहे, जीन तो आपने सिर्फ मोनो हाइब्रिड में बेटा जी कैलकुलेट किया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट यू एक ईच एंड एवरीथिंग, ये 2 प्लांट्स है आपके पास, नया प्लांट बनाने के लिए सेपरेट करो, 13 23 14 24 रूल लगाओ। ठीक है, फिर ये नए प्रकार के प्लांट बने जो कि F1 जनरेशन में सारे राउंड और येलो थे, नए प्लांट्स बनाने हैं, न्यू कॉम्बिनेशन, पहले सेपरेट करो, 13 23 14 24 रूल लगाओ। मैम ये फिर उसके बाद जो है, फिर आपने क्या किया, हमेशा याद रखना कि नई जनरेशन जब आप F2 वाली बनाओगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ पहले बार में होता है। क्लियर? सो ये हुआ। सो इस दोनों फर्टिलाइजेशन से हमने निकाले 3 रूल। पहला होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नया इंडिविजुअल जब आपको बनाना है तो पुराने वाले कॉम्बिनेशन को सेपरेट करना होता है। ठीक है, और हमेशा सेपरेशन के बाद कैपिटल टी आपने लिया, उसको स्मॉल टी से फ्यूज कराया, तो पहले आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर? और हमेशा नेक्स्ट जनरेशन में एक ही जीन जाता है, स्मॉल टी और कैपिटल टी, एक इससे आया एक इससे आया। क्लियर? तो ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन द एलील ऑफ ईच जनरेशन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमीट कैरी ओनली 1 एलील ऑफ ईच जीन। तो अगर आप ये सोचते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में दोनों एलील्स चले जाएंगे, दोनों जीन चले जाएंगे, तो नहीं, नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ एक ही जाता है। तो आपको नया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पुराने वाले को सेपरेट करना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन रूल। सो आपको ये याद होना चाहिए कि पुराने एलीलिक कॉम्बिनेशन से आपको नया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पहले उसको सेपरेट करो, पहले गैमीट बनाओ, फिर एक गैमीट को ही नेक्स्ट जनरेशन में भेजोगे, एक पेरेंट से एक दूसरे पेरेंट से नया कॉम्बिनेशन बना लो। पर सेग्रीगेट करने के दौरान इसकी प्योरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा टॉल सिंगल भी होगा गैमीट में तो भी वो टॉल ही एक्सप्रेस करेगा, सिंगल स्मॉल टी होगा तो भी वो डॉर्फी कहलाएगा। देयर इज नो चेंज इन द प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस समझते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, अगर कैपिटल टी है तो भी टॉल बनेगा, अगर एक कैपिटल टी है तो भी टॉल ही बनेगा। तो अगर आपके पास एक डोमिनेंट जीन भी है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, चाहे उसके साथ रेसेसिव हो या ना हो। ठीक है, तो 2 होंगे तो 50-50% काम करेंगे, पर अगर एक भी हुआ तो वो स्मॉल टी को बोलेगा तू शांत रह, मैं तेरा काम कर लूंगा। ठीक है, तो डोमिनेंट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? जीन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब हम एक कैरेक्टर लिए
तो भी ये कैपिटल टी फ्री था किसी भी, इससे स्मॉल टी से भी फ्यूज हो सकता था, इससे भी। जब एक्स जो होता है वो एक्स वाले स्पर्म से भी फ्यूज हो सकता है, वाई वाले स्पर्म से भी फ्यूज हो सकता है। तो दोनों क्रोमोसोम, दोनों गैमीट के चांसेस होते हैं कि वो किसी के साथ भी एक्स फ्यूज हो सकता है। इट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन वी सेग्रीगेट द जीन, एवरी जीन और एवरी एलील इज फ्री टू पेयर विद एनी एलील। सेम, मतलब ऐसा नहीं करना कि भैया हाइट वाले को कलर वाले में घुसा दिए, ऐसा नहीं करना। तो हाइट वाला कोई भी एलील दूसरे पेरेंट के किसी भी हाइट एलील के साथ फ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। एवरी एलील इज फ्री, एवरी जीन इज फ्री, एवरी क्रोमोसोम इज फ्री टू पेयर विद एवरी डिफरेंट क्रोमोसोम ऑफ द सेम कैरेक्टर, ठीक है। जब आपने 2 कैरेक्टर की स्टडी की, आप 50 कैरेक्टर की भी स्टडी कर लेते तो भी कोई कैरेक्टर किसी में मिक्स नहीं होता। आपके ह्यूमन बीइंग में कितने कैरेक्टर होते हैं? आपके 46 क्रोमोसोम, 23 मम्मी से 23 पापा से आते हैं। पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई किसी के कैरेक्टर में इंटरफेयर करे? नहीं करते भैया। जीन वाला जो है, हाइट वाला जीन जो है पहली जनरेशन से आ रहा है, पहली जनरेशन मम्मी से, इधर पापा से आ रहा है, पर कोई किसी के काम को इंटरफेयर नहीं करता। दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं और कोई किसी के काम को इंटरफेयर भी नहीं करता। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे मान लो हाइट का जीन आया मम्मी से, इधर से पापा के, क्लियर। अब हाइट वाला जीन, दोनों हाइट वाले जीन मिल गए। अब पीछे से आई कलर का भी जीन आ रहा है। हाइट वाला आई कलर को बोलता है तू शांत रहे, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा। दिस इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एवरी जीन इज फ्री टू एक्सप्रेस इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। एवरी जीन इज फ्री टू गो एनीवेयर, कहीं भी जा सकता है। बस ये याद रखना कि पेयरिंग वो हमेशा सेम कैरेक्टर वाले जीन के साथ ही करेगा, क्लियर है। सब 50 जीन एक साथ जाते हैं पर कोई किसी के काम को इंटरफेयर नहीं करता। दिस इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वी आर इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस करने के लिए, क्लियर। कुछ टर्म है। क्रोमोसोम क्या है? इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस, ठीक। डीएनए क्या होता है? कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए जो होता है यही क्रोमोसोम बनाता है। डीएनए इज द डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन कहते हैं, जो कि प्रोटीन बनाता है। एलील्स क्या होते हैं ये ध्यान से समझिए। ये 2 क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है। अगर मम्मी के क्रोमोसोम जो आए उसमें हाइट का जीन यहाँ है और पापा के क्रोमोसोम में भी हाइट का जीन यहाँ है, तो ये दोनों अब जो हाइट के जीन है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। ये हाइट के जीन है पर ये दोनों जो हैं ये क्या कहलाएंगे अब? एलील्स, क्लियर है। ये दोनों हाइट, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी, बट द जीन्स आर फ्रॉम द हाइट, बट नाउ दे आर कॉल्ड एज एलील्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, इट इज कॉल्ड एज एलील्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन, ठीक है, सेम लोकेशन इनटू 2 डिफरेंट ऑफ क्रोमोसोम। एलील्स क्या होते हैं? एलील जीन ही होते हैं, उनके रूपों को, जैसे मान लो हाइट का कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसके एलील्स हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो मम्मी के पास कैपिटल टी है, पापा के पास स्मॉल टी है, तो ये क्या है? उसके एलील्स हैं, ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ये अच्छा क्रोमोसोम कैसा है? होमोलोगस। मम्मी का ये क्रोमोसोम की सेम पोजीशन पे हाइट का जीन। देखो अगर मान लो हाइट का जीन यहाँ होता तो अब ये जीन कहलाएंगे, ये एलील्स नहीं कहलाएंगे, क्लियर है। तो देखो ध्यान से, अब देखो क्या है कि ब्राउन कलर है मम्मी का, ब्लू कलर है पापा का, तो ब्राउन कलर का जीन यहाँ पर है, सेम क्रोमोसोम पे ब्लू कलर का जीन जो है वो यहाँ पर है। तो दिस इज नॉट कॉल्ड एज जीन, ठीक है। 2 क्रोमोसोम की सेम पोजीशन पे अगर किसी कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट हैं तो नाउ दे आर कॉल्ड एज एलील। हाइट का जीन दोनों मेल और फीमेल के क्रोमोसोम में कहाँ है? सेम पोजीशन पे। यहाँ पर होता है तो नहीं कहलाते, ये जीन कहलाते हैं। अब तो सेम पोजीशन पे अगर 2 सेम कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट है, हाइट का जीन यहाँ, सेम हाइट का जीन यहाँ पर भी दोनों क्रोमोसोम में, नाउ दीज आर कॉल्ड एज एलील्स, क्लियर है। F1 जनरेशन आप समझ गए, F2 जनरेशन आप समझ गए, ठीक है। जीनोटाइप, जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल, दिस इज जीनोटाइप, ठीक है। जो आपको दिखता है, कलर, बोलने का तरीका, हाइट, हेल्थ, ये होता है फिनोटाइप, क्लियर है। डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रेसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि उसके जीन जो है वो क्या हो जाते हैं? डिफेक्टेड हो जाते हैं। नाउ एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, चलिए देखते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया ना बेटा कि जीन जो होते हैं वो कंट्रोल करते, ध्यान से एवरीबॉडी ध्यान से देखो, आपको ये तो समझ में आ गया कि जीन्स जो है भैया, कैपिटल टी जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट, ठीक है। स्मॉल टी जो है इट इज डिफेक्टेड जीन ऑफ द हाइट। तो जीन्स जो होते हैं उसके पास इंफॉर्मेशन होती है जो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। और क्यों जाती है? क्योंकि जीन क्या है? स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या बनाता है? प्रोटीन। अगर कैपिटल टी वाला नेक्स्ट जनरेशन में जीन गया और फीमेल से मान लो स्मॉल टी आ गया, तो अब आपके पास कौन से प्रोटीन बनेंगे? टॉल ही प्रोटीन बनेंगे, क्योंकि जीन जो हाइट वाला फीमेल से आ रहा है वो गड़बड़ हो गया है। अब कैपिटल टी बोलेगा तू स्ट्रेस मत ले। देखो नॉर्मली ऐसा होता है
कि ध्यान से सुनना, कैपिटल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज़ करते हैं, ये कैपिटल टी जो है टॉल बनेगा। इसमें क्या होता है 50% ये टॉल वाला प्रोटीन बना लेता है, 50% ये वाला। भैया ये जो पेरेंट है इसमें मेल से कैपिटल टी आया और फीमेल से कैपिटल टी आया। मेल वाला कैपिटल टी बोल रहा है मैं भी तो डोमिनेंट हूँ, चल तू 50% बना ला। फीमेल वाला बोलता है मैं बना लूँगा 50%। स्मॉल टी में कोई कुछ नहीं बना पा रहा है इसमें, क्योंकि दोनों मेल और फीमेल से आए हुए जीन गड़बड़ है। F1 जनरेशन में आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिला तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोमिनेंट वाला बोलेगा मैं 100% प्रोटीन बना लूंगा। ये प्रोटीन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जीन्स जो होते हैं वो स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने के लिए। अगर कोई प्लांट जो है, अगर उसका हाइट है, ध्यान सुना, अगर कोई प्लांट है उसका हाइट जो हाइट किससे होती है? ग्रोथ हार्मोन से होती है। ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। एंजाइम क्या है? प्रोटीन ही तो है। अब अगर आपके पास वो हाइट बनाने वाले जीन ही नहीं है या गड़बड़ हैं तो आपका वो एंजाइम बनेगा क्या? नहीं। तो आपका वो हाइट वाला प्रोटीन बनेगा क्या? नहीं। तो आपका पौधा कैसा हो जाएगा? बौना। कैपिटल टी स्मॉल टी में हमारे पास यही 100% एंजाइम बना देता है, तो 100% एंजाइम सिंगल कैपिटल टी भी बना सकता है। तो आपका प्लांट का हाइट कैसा बनेगा? आपका 100% टॉल। दो होते तो 50-50, एक होता तो एक ही 100%, और अगर स्मॉल टी हो गया तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो आपको ये समझा रही हूँ कि ट्रेट्स जो एक्सप्रेस होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं आपके प्रोटीन से। क्लियर है? किससे एक्सप्रेस होते हैं? बाय द प्रोटीन। ठीक है, आपके डीएनए के पास होती है इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन यूजेस एंड द पर्टिकुलर प्रोटीन विल फॉर्म। इफ द प्रोटीन विल फॉर्म, एक्सप्रेशन कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होगा, और अगर प्रोटीन नहीं बना तो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? सो ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट। इन ऑल ऑर्गेनिज्म डीएनए इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। सो द जीन हैविंग, if द डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो प्रोटीन अच्छा बनेगा, हाइट बनेगी। अगर जीन गड़बड़ हो गया तो प्रोटीन नहीं बनेगा, हाइट डॉर्फ हो जाएगी। क्लियर? सो ये हो गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स कि आपका जो है किस तरीके से टॉल बनता है, किस तरीके से डॉर्फ। तो दो कैपिटल टी हुए, दोनों 50-50% काम कर लेंगे। एक कैपिटल टी हुआ तो बोलेंगे कि भैया ऐसा है कि हम अकेले काम करेंगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, हमेशा, अच्छा मैं उसको भी बता रही हूँ, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस शुरू कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ द पॉकेट रिवीजन। ये हमेशा याद रखना, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन। ठीक है, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू द फैक्ट बोथ पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब हम बात करते हैं कि इनहेरिटेंस हो रहा है तो भैया ये बात सही है कि 23 क्रोमोसोम मम्मी से आने चाहिए, 23 क्रोमोसोम पापा से आना चाहिए, नहीं तो रूल ऑफ इनहेरिटेंस फेल है। क्लियर है? नाउ ये हमेशा याद रखिए कि अगर कोई कैसा दिख रहा है, कैसा बोल रहा है, कैसा चल रहा है, तो उसमें दोनों का इन्फ्लुएंस है। भैया मम्मी का भी इन्फ्लुएंस है और पापा का भी इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हर एक ऑफस्प्रिंग में दो वर्जन्स होते हैं, एक मम्मी का भी वर्जन होता है, एक पापा का भी वर्जन होता है। क्लियर है? तो ये मान लो पापा है तो पापा से क्या आ रहा है? कैपिटल वाई। ठीक है, और ये मम्मी आ रहा है तो मम्मी से क्या आ रहा है भैया? स्मॉल वाई। ठीक है, चलो ये बात छोड़ो, अभी ये समझ गए आप लोग। ठीक, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर हम किसी जर्म सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जर्म सेल में हमेशा ये याद रखना है कि जैसे जाइगोट में हमेशा एक क्रोमोसोम किसका है? पापा का, और एक क्रोमोसोम है मम्मी का। तो अगर मैं बोल रही हूँ 23 पेयर, तो 23 पापा 23 मम्मी। क्लियर है? दो जर्म सेल जब कंबाइन होती हैं, ठीक है, ध्यान सुना, जाइगोट में दोनों होती है। जर्म सेल का मतलब होता है गैमीट। ठीक है, जर्म सेल का मतलब होता है गैमीट। तो स्पर्म एक जर्म सेल है जिसके पास कितना क्रोमोसोम होगा? 23। ओवा एक जर्म सेल है जी, कितना क्रोमोसोम होगा? 23। दोनों कॉम्बिनेशन हुए बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और फिर 46 क्रोमोसोम बना। हर बार यही होता है, और इसी तरीके से आपकी बॉडी की हर सेल में 46 क्रोमोसोम बनते हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मान लो कि ये स्पर्म एक जर्म सेल है, गैमीट है, और ये एक ओवा है, जर्म सेल है, गैमीट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बेटा हुआ फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन, जिससे बना 46 क्रोमोसोम वाला जाइगोट बना। अब ये जाइगोट बना, ये आपको मैं कई बार 1550 बार बता चुकी हूँ कि स्पर्म जो बनता है वो किस डिवीजन से बनता है बेटा? मियोसिस। डाउट सॉल्विंग सेशन में भी क्लियर हुआ आपके। और ओवा किससे बनता है? माइटोसिस से बनता है, ये भी मियोसिस से बनता है। जो भी जर्म सेल है आपकी बॉडी में, गैमीट, ओवा है फीमेल में, स्पर्म में है मेल्स में। गैमीट हमेशा मियोसिस से ही बनेगा, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। अब होता है माइटोसिस। अब आपकी बॉडी में जितनी सेल्स हैं वो सब माइटोसिस से बनेंगी और
आपकी होल बॉडी में जितने क्रोमोसोम हैं, ठीक है, वो सब हर सेल में कितने हैं 46, एक्सेप्ट जो स्पर्म बनते हैं उनमें, एक्सेप्ट ओवा, इनमें ही सिर्फ 23 होता है, बाकी सब में वो होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द पॉकेट रिविजन ऑफ द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सेक्स जो होता है वो डिटरमाइन होता है किससे? सेक्स डिटरमाइन होता है आपके सेक्स क्रोमोसोम में। हर क्रोमोसोम में, हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, पर ये याद रखना है कि 44 क्रोमोसोम प्लस XY, मान लो ये कोई मेल है, तो ये जो 44 क्रोमोसोम होते हैं इनको आप कहते हैं ऑटोसोम। ये आपकी हाइट, हेल्थ, बाल वाल ये बनाते हैं। पर ये जो होता है ये आपका सेक्स क्रोमोसोम है, जिनको हम एलोसोम भी कहते हैं। क्या कहलाता है बच्चों? इट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम, जिन्हें हम एलोसोम भी कहते हैं। यही आपका सेक्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। डन हो गया इतनी बात, ये मैं पहले ही बता दी हूँ। अब आपके मेल के पास 2 गैमीट्स होते हैं, गैमीट के पास हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब भैया फीमेल बैठी हुई है, तो अगर कोई बकवास आदमी ये बोलता है कि फीमेल की वजह से सेक्स डिसाइड होता है, तो नहीं नहीं नहीं, सेक्स तो मेल का स्पर्म ही डिसाइड करता है ना भैया। फीमेल के पास तो जन्मांतर से, जब से उसका बेचारी का जन्म हुआ, उसके पास तो एक्स क्रोमोसोम ही था ना, एक्स वाला ही गैमीट था। स्पर्म इंसिमिनेशन हुआ, बहुत सारे सीमेन रिलीज हुआ, सीमेन से स्पर्म चले आ रहे हैं, एक्स वाला क्रोमोसोम आ रहा है, वाई वाला क्रोमोसोम आ रहा है। अगर एक्स पहुंच गया तो भैया XX बनेगा, वाई पहले पहुंच गया तो XY बनेगा। अब कोई ये बोलता है तू हमेशा लड़की ही पैदा करती है, तो बेचारा किसी को पता नहीं होता कि लड़की बनेगी या लड़का, ठीक है। हमेशा 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है कि लड़की बनेगी लड़का। मान लो फादर है XY, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, फिर खत्म करने वाले हैं 5 मिनट और, ठीक है। फादर है मान लो XY और मदर है XX, ठीक है। अभी ये मैं मदर हूँ, ठीक है, पर अगर मुझे नया कॉम्बिनेशन बनाना है तो पुराने वाले को सेपरेट करना होगा। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या किसी को कोई फर्क पड़ा? नहीं, ठीक है। अब ये X बने हुए, गैमीट्स बने हुए हैं, क्लियर है, बैठे हुए। अब स्पर्म फादर XY है, गैमीट्स कैसे बनेंगे? XY, ठीक। अब ये वाला X फ्री है किसी भी X से मिलने से, तो क्या बनेगा? ये वाला X जो है इस X से भी फ्यूज कर सकता है, इस X से फ्यूज कर सकता है। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एवरी जीन इज फ्री टू फ्यूज एनी सेक्स जीन ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो अगर इससे फ्यूज हुआ तो भी X बनेगा, इससे फ्यूज हुआ तो भी X बनेगा। ये वाला Y स्पर्म वाला जो गैमीट है, ये इस वाले X से फ्यूज हो सकता है, इससे भी, तो XY बनेगा और XY बनेगा, क्लियर। तो हमेशा 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि फीमेल बनेगा, 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि मेल बनेगा, ये याद रखना। तो यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ईच मेल गैमीट इज फ्री टू फ्यूज विद एनी फीमेल गैमीट। ईच फीमेल गैमीट इज फ्री टू फ्यूज in with any male gamete. This is the independent assortment. Every gene is free to fuse with any gene. Any gene का मतलब सेम कैरेक्टर वाला होना चाहिए, ये नहीं कि हाइट और हेल्थ सब मिक्स करे जा रहे हो, क्लियर। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर इन द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये तो हुआ हमारे में मेल का सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि भैया आपका सेक्स क्या बनेगा, ठीक है। अब टर्टल जो होते हैं उनमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होता है तो उनके में लड़की बन जाती है। जैसे लिजर्ड जो होता है उनके में भी टेम्परेचर जो होता है, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, देखो टर्टल में लड़की बन जाती है और लिजर्ड में लड़का बन जाता है। तो ये होते हैं एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत डिसाइड करते हैं कि आपका सेक्स क्या बनेगा। ह्यूमन में मेल डिसाइड करता है कि सेक्स क्या बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉकेट रिविजन। पॉकेट रिविजन में हमने ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट कर लिया है। पॉकेट रिविजन में मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेशन ऑफ द चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, हाउ द ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड, इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर, मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, टर्मिनोलॉजी, सेक्स डिटर्मिनेशन, एवरीथिंग। सो दिस इज ऑल about the pocket revision of the heredity, ठीक है। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन, ठीक है। आप अपनी जर्नी को एंजॉय करिए, शिप्रा मैम के साथ बने रहिए। सक्सेस आपकी जर्नी है, ठीक है। सक्सेस को हमेशा अपनी जर्नी, कभी इसको फाइनल डेस्टिनेशन मत बनाइए, बस यहाँ से मेरा काम खत्म, ये जर्नी है और हमेशा इसको एंजॉय करिए और चलते रहिए। जीवन भर सक्सेस अपनी जर्नी बनाए रखिए, कभी इसको फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचने मत दीजिए। सोचिए कि हर दिन आपकी सक्सेस है। दिस इज ऑल अबाउट द पॉकेट रिविजन ऑफ द हेरिडिटी। नेक्स्ट पॉकेट रिविजन इज द आर एनवायरमेंट। I hope you learned and enjoyed this session मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी, तब तक थैंक यू सो मच एंड टाटा।